हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे वीकली एंड डेली एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स फॉर द कमिंग वीक स्टार्टिंग ऑन 16th ऑफ जून। उसके पहले देखेंगे कि लास्ट वीक जो है मार्केट कैसा रहा। ठीक है, लास्ट वीक अपन वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं तो निफ्टी जो है एक बियरिश कैंडल बनाया है। बैंक निफ्टी जो है उसने भी एक बियरिश कैंडल बनाया है एंड ये जो ये बियरिश एनगल्फिंग अपन इसको बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल लास्ट वीक की जो रेड कैंडल है उसने उसके इमीडिएट प्रीवियस वीक के ग्रीन कैंडल को पूरा एनगल्फ कर लिया है, खा लिया है, कवर कर लिया है। तो बैंक निफ्टी एक बियरिश प्राइस पैटर्न दिखा रहा है। सेंसेक्स में भी एक बियरिश कैंडल बनी है एंड फिर निफ्टी में भी। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सभी इंडेक्स जो है थोड़ा वीकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, और आप इंडिया विक्स भी देखोगे। ठीक है, तो इंडिया विक्स को आप अगर चेक करते हो डेली टाइम फ्रेम पे लास्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज ऑन फ्राइडे के दिन जो है विक्स जो है ऑलमोस्ट 7.5% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब इसके इसके पीछे का रीज़न तो मेन ये है, आप सभी को पता होगा कि ईरान और इसराइल के बीच में जो वॉर छिड़ चुकी है। ठीक है, उसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस भी ऑलमोस्ट 8 से 9% ऊपर इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब क्रूड ऑयल प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो इससे क्या होता है, जो अपन इंडिया इंडिया एज अ इकोनॉमी, ठीक है, अपन सबसे ज़्यादा जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास क्रूड ऑयल के डिपॉजिट्स नहीं है। ठीक है, तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो अगर सपोज क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो अपन जो भी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे थे वो अपने को भी महंगा मिलेगा। ठीक है, अगर वो अपने को महंगा मिल रहा है तो इसके कारण ये अपनी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई विक्स। ठीक है, विक्स क्यों बढ़ा है। ठीक है, एंड उसके बाद आप अगर सपोज डेली टाइम फ्रेम पे चेक करते हो तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है कि फ्राइडे के दिन मार्केट जो है एक ह्यूज गैप डाउन हुआ है। ठीक है, आप कौन सभी इंडेक्स देख लो। ठीक है, निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 384 पॉइंट से, सेंसेक्स जो ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट गैप डाउन हुआ था। रीज़न सेम, वॉर लाइक कंडीशंस जो अभी क्रिएट हो रही है इजराइल और ईरान के बीच में। एंड फिर निफ्टी भी जो है ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जो है 850 प्लस पॉइंट गैप डाउन हुआ था। ठीक है, उसके बाद भले ही रिकवर हो गया लेकिन गैप डाउन हुआ है, तो इसके कारण जो है वीकली टाइम फ्रेम पे आपको सभी इंडेक्स में जो है बेरिश कैंडल्स दिख रही है। ठीक है, अगर डेली टाइम फ्रेम पे वही चेक करते हो तो एक गैप डाउन होने के बाद मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने का ट्राई किया है। ठीक है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। ठीक है, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि क्या कैसे क्या लेवल्स ड्रॉ करके अपन एनालिसिस कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है निफ्टी। निफ्टी में आप देख पा रहे हो कि 24,733। ठीक है, एक जो लेवल है वो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। ठीक है, इस लेवल के ऊपर निफ्टी जो है इजीली जा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो ये लेवल हो जाती है निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल जो हो जाएगा ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अगर आप देखोगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ फ्राइडे के दिन मार्केट जो है बस ये इसी रेंज के अंदर मूव किया है। तो ये एक जो रेंज हो जाएगा इसका जो लोअर लेवल जो सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और हायर लेवल या फिर फ्राइडे के दिन का जो स्विंग हाई रहेगा वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एंड उसके बाद जो थर्सडे का दिन था, लास्ट थर्सडे के दिन जिसके बाद फ्राइडे को गैप डाउन हुआ था, तो ये जो एक लेवल हो जाएगा ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि एज अ गैप प्रॉपर्टीज में अपन ने देखा है कि वेन एवर अ गैप इज क्रिएटेड, ये गैप कभी ना कभी फिल होने वाली है। अब ये मंडे को होती है, ट्यूसडे को होती है, वी डोंट नो, वी विल हैव टू वॉच। एंड सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है कि गैप एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये प्राइस जब पहली बार फर्स्ट टाइम यहाँ पे ये लेवल के पास आएगा तो जो मार्केट जो है ये लेवल को रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से थोड़ा सा नीचे पुल बैक मिलेगा। ठीक है, वो प्रॉपर्टी है गैप की। तो ये एक लेवल हो जाएगा रेजिस्टेंस जो निफ्टी के पास निफ्टी में मिलता है। उसके बाद 25,000। ठीक है, 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक लेवल भी था जिसको निफ्टी जो है काफ़ी बार बार सपोर्ट ले रहा था। ठीक है, यहाँ पे निफ्टी जो है तो गैप हुआ था और उसके बाद बार बार सपोर्ट लिया था। टू बी वेरी प्रिसाइज 25,000 और थोड़ा सा ऊपर 25,000 से 25,020 तक। ठीक है, इसको अगर मैं नीचे लाता हूँ तो ये लेवल हो जाएगा एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए। एंड उसके बाद जो लेवल सपोर्ट की तरह काम करेंगे जो, तो ये हो जाएगा फ्राइडे के दिन का जो लो था वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके लेवल्स मार्क करने तो ये गैप, ठीक है, जो ये गैप अपन काफ़ी दिनों से जो डिस्कस कर रहे 12 मई के दिन जो गैप बनी थी, ठीक है, वो गैप जो है फ्राइडे के दिन भी वो सपोर्ट की तरह काम किया। ठीक है, अगर फिर से निफ्टी किसी कारण वीकनेस दिखाता है, ठीक है, ये जो वॉर लाइक सिचुएशन ये आगे जाके एक्सकेलेट होती है, ठीक है, बढ़ती है, ठीक है,
और ये लेवल पे निफ्टी जो है सस्टेन नहीं कर पाता है, ठीक है। ये लेवल 24,450, 24,500। सो जो गैप फिलिंग ट्रेड है ये 24,100 तक के भी निफ्टी जो है आने के चांसेस दिख सकते हैं अपने को, ठीक है। तो ये हो जाते हैं लोअर लेवल्स निफ्टी में, और हायर लेवल्स ये हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेंड लाइन जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेंड लाइन देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन भी आप मार्क कर पाओगे यहाँ पे, और ये जो है अच्छी काम करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो निफ्टी जो है वो भले ही गैप डाउन तो हुआ है लेकिन थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है नीचे जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे और यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक ट्रायंगल में भी थोड़ा सा धीरे धीरे स्क्वीज होते जा रहा है। उसके बाद चलते अपन बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी 55,630 इंपॉर्टेंट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल ये 55,400, क्योंकि फर्स्ट कैंडल लाइन 15 के बाद जो फ्राइडे को जो मार्केट मूव किया है कंप्लीट एक रेंज बाउंड मूव किया है, तो वो लेवल एक रेंज बाउंड, तो रेंज का जो हायर लेवल हो जाएगा वो रेजिस्टेंस, रेंज का जो लोअर लेवल हो जाएगा वो सपोर्ट, एंड फ्राइडे के दिन का जो लो रहेगा वो हो जाएगा मार्केट के लिए, बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट लेवल, करेक्ट। टू बी प्रिसाइज ये हो जाएगा 55,145, एंड थर्सडे के दिन का जो लो रहेगा जिसके 56,000 एग्जैक्ट, 56,000 पे एग्जैक्ट देखो 56,000 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है और ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है, ठीक है। तो एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए। ये हो गया लेवल्स बैंक निफ्टी के लिए। एंड उसके बाद अगर लोअर लेवल जो सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी में, वो हो जाएंगे ये 54,620 के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ पे जोन ड्रॉ करते हैं अपन तो ये लेवल्स हो जाएंगे, एंड ये लेवल्स के पास तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी सस्टेन कर ही रहा है, सर्वाइव कर ही रहा है 54,600, एंड उसको भी अगर तोड़ दिया तो गैप फिलिंग ट्रेड जो 12th में, अगेन 12th में के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स तीनों इंडेक्स में गैप क्रिएट हुए थे, तो वो गैप फिलिंग ट्रेड, ठीक है। लेकिन इसके लिए मार्केट को काफ़ी ज़्यादा बियरिश होना पड़ेगा, ठीक है। एंड बियरिश होने का एक मेजर इवेंट जो है वो भी मार्केट में जो पेंडिंग है, ठीक है, वो है फेड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ठीक है। वो चेक करते हैं कि ये देखिए फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है वो वेडनेसडे को आने वाला है 18 जून को, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे भी मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट एक काफ़ी होगा, ठीक है, क्योंकि यूएस मार्केट जो है वो मदर मार्केट है। तो अगर सपोज फेड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है जो यूएस की इकोनॉमी पे इफेक्ट करेगा, अगर पॉजिटिवली करता है तो पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा मार्केट, अगर सपोज वो निगेटिवली मार्केट रिएक्ट करता है तो इसके कारण वर्ल्ड ओवरऑल स्टॉक मार्केट्स, वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स भी निगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं, ओके। तो वो एक मेजर इवेंट पेंडिंग है, करेक्ट। उसके डेट 18 जून, वेडनेसडे, कमिंग वेडनेसडे को, ठीक है। सो ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। एंड उसके बाद अगर सेंसेक्स के लेवल्स, ये देखिए फिर से मार्क कर लीजिए, निफ्टी के लेवल्स ये, ठीक है, बैंक निफ्टी के लेवल्स ये, एंड सेंसेक्स के लिए ऑलमोस्ट, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट निफ्टी जैसे बिहेव किया होगा। तो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो हो जाएगा 81,162, सपोर्ट लेवल, सॉरी रेजिस्टेंस लेवल फिर एक बार ये हो जाएगा 81,600 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे गैप भी पेंडिंग है, एंड यहाँ पे 81,600 एक काइंड ऑफ एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। 80,800 एक सपोर्ट की तरह, क्योंकि इसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर आया है। एंड सेंसेक्स के लिए एक इम्पोर्टेंट लोअर लेवल, फ्राइडे का जो लोएस्ट पॉइंट था वो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, ओके। एंड उसके बाद सेंसेक्स में जो लेवल्स काम किए अपने वो ये लेवल्स 82,000, 82,100, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट वन वे नीचे आया, ठीक है, देखो वन वे नीचे आया, ठीक है। मार्केट जब भी ऐसे वन वेव नीचे आ रहा है तो अपन ये चलती हुई ट्रेंड में कभी एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसका पुल बैक करने का वेट करना चाहिए, मार्केट नीचे गया ये पुल बैक करेगा, और फिर से अगर ये अगर सपोज बियरिश मार्केट है या फिर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यूस नीचे आएगा, जब भी ये पुल बैक लेगा तो ये पुल बैक में अपने को एंटर करना चाहिए, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। कभी भी चलती हुई ट्रेंड में भी डोंट नो कि ये यहाँ से कितना नीचे जा सकता था, ठीक है। अब किसी ने अगर सपोज ये सोच के यहाँ पे एंटर कर लिया होगा ये रेड कैंडल के कि भैया ये कंटिन्यूसली 5 कैंडल रेड बने और मार्केट नीचे गिर जाएगा, तो जैसे ये 3 कैंडल बनेंगे वो घबराना चालू कर देगा कि उसकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी कि नहीं मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है, तो अपनी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ कर देगा।
तो इसलिए कभी भी चलती हुई ट्रेड में एंटर नहीं करेगा, मार्केट नहीं करने का। मार्केट नीचे का है तो रिटेस्ट करेगा, जब भी रिटेस्ट के लिए आएगा तब आपको जब कम रिस्क टू रिवॉर्ड पे आपको अपना ट्रेड मिलता है तभी अपन ने ट्रेड लेना चाहिए। ओके, तो ये लेवल्स हो गए सेंसेक्स के लिए। एंड लोअर लेवल्स फिर से सेंसेक्स में चाहिए अपने को जो सपोर्ट की तरह काम करेंगे। आई थिंक कि सेंसेक्स जो है अगर सपोज इस बार फिर 80,500 अगर सपोज कमिंग वीक में, और सेंसेक्स की एक्सपायरी है ट्यूसडे के दिन, दैट इज ऑन 17th। अगर सपोज सेंसेक्स ने ये लेवल को तोड़ दिया 80,500, तो आई डोंट थिंक कि ये गैप फिल करने के लिए सेंसेक्स को कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, 79,600 आने के लिए सेंसेक्स को फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो लेवल है मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है सेंसेक्स। ठीक है, 80,500 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखना। ठीक है, ये नोट करके रख सकते हो आप। 80,500 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर सपोज फिर से ये लेवल को सेंसेक्स ने तोड़ा तो अपन एक काफ़ी गैप नीचे दैट इज ऑन 80,000 के नीचे भी लेवल्स देख सकते हैं, 79,800, 79,600। ओके, तो ये चीज़ नोट करके रखना, क्योंकि ये जो सपोर्ट है 80,500 का, ये वीक हो चुका है अभी, क्योंकि ये काफ़ी बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, एंड और एक चीज़, अगर आप FIDI डाटा चेक करते हैं, ठीक है, कैश मार्केट में, इक्विटी मार्केट में क्या चल रहा है, FIS जो है, अगर आप अपन जून महीने में चेक करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ओवरऑल देखोगे कि इनने ऑलमोस्ट DIS तो कंटिन्यूस बाय ही कर रहे हैं। ठीक है, जून मंथ में क्या ये हमेशा बाय करे, लेकिन FIS जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है इनका। ठीक है, यहाँ पे बेचा इन्होंने, यहाँ पे 10th जून को बाय किया है, 9th जून को बाय एंड 6th जून को बाय किया है। ठीक है, एंड अगेन 4th जून को। ठीक है, ऑलमोस्ट 1,000 करोड़, 1,900 एंड 2,300। ठीक है, अगर इसको अगर मंथली डाटा चेक करते हैं, ठीक है, सो इन ईयर 2025 में, 2025 में अभी तक जनवरी महीने में इन्होंने काफ़ी अच्छी सेलिंग की है FIS ने, फेब्रुवरी मंथ में भी सेलिंग की है, मार्च मंथ में बस 2,700 करोड़, मार्च एंड अप्रैल में ऑलमोस्ट सेम लेवल की बाइंग की है। ठीक है, FIS ने, ये FIS का डाटा है। ठीक है, FI ने कैश में कितना बाई किया, FI ने कैश में कितना सेल किया, और इनका नेट FIS का, ये DIS का कैश में कितना बाय किया, DIS ने कितना बेचा, एंड इन दोनों का DIS दोनों का मतलब DI का बाय और DI का सेल, ये नेट। ठीक है, तो मई महीने में लास्ट मंथ में FIS ने काफ़ी अच्छा बाइंग की थी 11,000 करोड़ का, लेकिन अभी तक जून मंथ में अगर अभी चेक करें, एंड ऑलमोस्ट जून जो है मतलब आधा महीना कंप्लीट हो चुका है, एंड अभी तक ऑलमोस्ट इन्होंने बेचा ही है, FIS ने बेचा ही है। ठीक है, ओवरऑल बाय सेल करते करते अगर नेट देखोगे तो 4,800 करोड़ का सेलिंग ही की है। ठीक है, एंड अगर सपोज ये अगर सेम कंटिन्यू रहा कि FIS फिर से सेलिंग अपनी कंटिन्यू करते, तो फिर ये जो अपन गैप्स फिलिंग की जो बात कर रहे थे, वो गैप फिल करने के लिए मार्केट को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस। आई नो दैट कि काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, एंड ये कंटिन्यू रहेगा अभी। ठीक है, एंड आगे भी अच्छे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करूँगा। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर फ्रेंड, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।